हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और इसके लिए मैंने 45 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने वीडियो एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके सिलेक्ट किए हैं। तो ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए, और ऐसा नहीं कि केवल वीडियो एग्ज़ाम के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले दिए गए हैं, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तो तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है? तिमिर मतलब होता है अंधकार। यहाँ पे दिया गया कठिन, कठिन का विलोम क्या होता है? सरल। और आभास, तो आभास का कोई विलोम नहीं होगा, आभास नहीं होगा यहाँ पे। कृत्रिम, कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? प्राकृतिक या नैसर्गिक। और आलोक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आलोक मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो यहाँ पे जो है आलोक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया गया है, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय की बात करते हैं। विस्मय ये जो है किस रस का स्थायी भाव है? शांत। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, अद्भुत रस। और इसके अलावा हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। और वीर रस का क्या होता है? वीर रस का होता है उत्साह। तो यहाँ पे जो है अद्भुत इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम है? तो तीक्ष्ण का विलोम आपको बताना है प्रखर। प्रखर दिया गया है, तो प्रखर मतलब क्या होता है? तेज होता है। और तीक्ष्ण और तेज लगभग एक ही जैसा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। क्षीण, तो क्षीण भी नहीं होगा। क्षीण का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों क्षीण का विलोम होता है पुष्ट। क्षीण मतलब क्या होता है? कमजोर। और पुष्ट मतलब जो अष्टपुष्ट हो। और मंद मतलब धीमा। और तीक्ष्ण मतलब तेज, तो मंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम जो है मंद हो जाएगा। प्रखर का विलोम भी मंद हो सकता है। और इसके अलावा तीव्र का विलोम भी मंद हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से सूर्य का पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची आपको बताना है मारुति। मारुति किसका पर्यायवाची होता है? हनुमान का। हनुमान जी का पर्यायवाची हो जाएगा मारुति। कृषाणु, कृषाणु ये जो है अग्नि का पर्यायवाची होता है। किसका? अग्नि का। और हुतासन भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आदित्य। आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा जो है सूर्य के पर्यायवाची होते हैं भास्कर, भास्कर जो है हो जाएगा प्रभाकर हो जाएगा। और इसके अलावा सविता, सविता भी सूर्य का पर्यायवाची है। इसके अलावा जो है पतंग, पतंग भी सूर्य का पर्यायवाची है। भानु, भानु। और इसके अलावा रवि। और इसके अलावा हंस, हंस भी जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है। और तेजो राशि, तेजो राशि। तो यहाँ पे जो है आदित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे अतएव शब्द का संधि विच्छेद बताना है। अतः धन एव, अति धन एव, या अत धन एव, अति धन एव। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अतः धन एव। और इसमें कौन सा रूल लग रहा है? तो दोस्तों अगर विसर्ग के पहले जो है छोटा आ या बड़ा आ जाए, और विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? विसर्ग के बाद में कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर आ जाए, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके, तो विसर्ग का क्या होता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अतः, अतः में विसर्ग के पहले क्या है? ता। ता में जो है ऑलरेडी स्वर है, क्योंकि अगर इसको अलग करेंगे तो हलन के साथ ता और आ हो जाएगा। तो यहाँ पे आ है। और विसर्ग के बाद क्या है? तो यहाँ पे जो है कोई अन्य स्वर, कौन सा हो गया? अतः धन एव, ए हो गया। तो कोई अन्य स्वर आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अत एव। ठीक है, विसर्ग केवल हट जाएगा, बाकी ऐसे ही जुड़ जाएगा। और इसी तरह विसर्ग का एक जो है रूल मैं आपको बताऊंगा। अगर विसर्ग के पहले छोटा आ जाए या बड़ा आ, लेकिन विसर्ग के बाद यदि जो है का हो, का हो, या जो है खा हो, या जो है पा हो, या फा हो, तो विसर्ग जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। जैसे कि
प्रातः काल, प्रातः धन काल, प्रातः धन काल क्या हो जाता है? प्रातः काल। तो यहाँ पे जो है विसर्ग के पहले आप देखेंगे, विसर्ग के पहले क्या है? टा, तो इसमें ऑलरेडी छोटा आ है और यहाँ पे का आ गया, ठीक है। तो का, खा, पा, फा में से कोई भी आ जाए विसर्ग के बाद, और विसर्ग के पहले आ हो तो क्या होता है? विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे का ऐसे जो है जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से जो है अधा पतन हो जाता है, अधा धन पतन, तो इसको भी ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? अधा पतन। इसी तरह से रजा धन कर्ण, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आ गया? का, यहाँ पे पा आया था तो क्या हो जाएगा? रजा कर्ण। लेकिन इसके जो है कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि नमा धनकार, क्या हो जाता है? नमस्कार, ठीक है। यहाँ पे जो है विसर्ग के पहले आप देखेंगे छोटा आ है और बाद में का है, फिर भी ये रूल लागू नहीं हो रहा है, क्या हो जा रहा है? नमस्कार। इसी तरह से तिरा धनकार क्या हो जाता है? तिरस्कार हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है। पुरा धनकार पुरस्कार हो जाता है, पुरस्कार हो जाता है। और भा धनकर हो जाता है भास्कर। तो ये जो है कुछ अपवाद में आ जाते हैं इस रूल के। फिलहाल यहाँ पे अतः धन एव इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब दिया गया है बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है। तो बाग बाग होना इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? मेहनत करना नहीं होगा, असंभावित कार्य करना, तो इसके लिए जो है मुहावरा क्या होगा? हथेली पर सरसों उगाना। अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना इसका राइट आंसर होगा। बाग बाग होना यानी कि अति प्रसन्न होना, दिल बाग बाग हो गया यानी कि दिल बहुत प्रसन्न हो गया, ठीक है। तो अति प्रसन्न होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुर वचन बोलना, इसके लिए जो है क्या हो जाएगा? इसके लिए मुहावरा हो जाएगा फूल झरना, मुख से फूल झरना, ठीक है, मुख से फूल झरना। तो फिलहाल यहाँ पे अति प्रसन्न होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताना है। अन्योक्ति है या श्लेष या यमक या अनुप्रास। तो दोस्तों माला फेरत जुग भया यानी माला फेरते फेरते जुग भया यानी कि बीत गया, माला फेरते फेरते युग बीत गया, फिरा न मन का फेर, लेकिन मन का जो फेर है वो नहीं फिरा, यानी कि मन का जो भाव है वो नहीं बदला। कर का मन का डार दे, कर मतलब होता है हाथ, हाथ का जो मन का है, मन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? माला। कर का मन का डार दे यानी कि हाथ में जो माला है उसको छोड़ दे। मन का फेर, मन का मतलब अपने मन का फेर, मन का फेर यानी कि एक मन का मतलब क्या हो गया? जो हमारा मन होता है, और एक मन का हो गया माला। तो जब दो शब्द रिपीट होते हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है यमक। तो यहाँ पे इस मन का मतलब क्या हो गया? माला। और यहाँ ये जो मन का है, हालांकि इसको साथ में लिखना चाहिए था मन का, तो इस मन का मतलब होता है अपने मन का यानी माइंड का। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यमक अलंकार। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यह है मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो मूर्धन्य व्यंजन वाला वर्ग कौन सा होता है? तो टा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो होते हैं मूर्धन्य। टा वर्ग में आने वाले सभी व्यंजन जो है मूर्धन्य होते हैं। इसके अलावा जो है याद रखेंगे री और ये मूर्धन्य सा, ये जो है टावर के 5 व्यंजन, और री और सा ये जो है मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे जो है टावर का कौन सा हो जाएगा? पा नहीं होगा और चा नहीं होगा। टा, ठा, डा, टा और डा में से कौन सा आंसर होगा? अब यहाँ पे अल्प प्राण की बात करते हैं। तो अल्प प्राण की अगर बात करेंगे तो अल्प प्राण में जो है विषम संख्या पर जो आते हैं किसी भी वर्ग में, पहले या तीसरे या 5वें नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण में जो है जो सम संख्या पे आते हैं दूसरे और चौथे। और अघोष की बात करते हैं तो अघोष में जो है, अघोष में पहले और दूसरे नंबर पे, पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, पहले दूसरे तीसरे को अघोष बोल दिया था। तो अघोष में जो है पहले और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं, और घोष में जो है, घोष में तीसरे चौथे और 5वें नंबर वाले जो वर्ण होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टा की बात करते हैं तो ये पहले नंबर पे होता है, टा था डा, डा जो है तीसरे नंबर पे होता है। तो अघोष बताना है तो अघोष जो है कौन सा हो जाएगा? पहले और दूसरे नंबर वाले होते हैं।
तो तीसरे नंबर वाला तो हट जाएगा, यानी कि टा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है अल्पप्राण भी होगा, क्योंकि पहले और तीसरे और पांचवें वाले अल्पप्राण होते हैं, तो अल्पप्राण भी हो जाएगा। तो टा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया है वीणा कक्षा में पढ़ती होगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या संदिग्ध भविष्यत? तो दोस्तों वीणा कक्षा में पढ़ती होगी, यहाँ पे हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वर्तमान काल की, वर्तमान काल की, तो इसके जो है कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। इसके जो है 5 भेद होते हैं। एक जो है दिया गया है अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान हो जाता है इससे पहले जो है सामान्य, सामान्य वर्तमान हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। तो सामान्य वर्तमान में क्या होता है, जैसे कि वीणा कक्षा में पढ़ती है, जहाँ पे ता है, ती है, ये सब लास्ट में आएंगे, वो जो है हो जाएगा सामान्य वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान में रहा है, रही है, ये सब आते हैं, जिसमें काम चल रहा होता है, यानी अभी पूरा नहीं हुआ, जैसे कि वीणा कक्षा में पढ़ रही है, ये जो है अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान में जो है संदेह होता है कि वो 100% नहीं होता कि वो काम कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी। तो वीणा कक्षा में पढ़ती होगी, पक्का नहीं है, पढ़ती होगी या पढ़ रही होगी होगा, तब भी जो है संदिग्ध वर्तमान होगा। संभाव्य में संभावना प्रकट की जाती है, जैसे कि आशा है घर पर सब ठीक होंगे, या शायद वो पढ़ता हो, या संभवतः वो सोता हो। तो इस तरह के वाक्य जो है संभाव्य वर्तमान में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक होता है पूर्ण वर्तमान, 1 2 3 4 और 5वां हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में क्या होता है, काम पूरा अभी तुरंत हो चुका होता है, वहाँ पे होता है पूर्ण वर्तमान। जैसे कि वीणा पढ़ चुकी है, जैसे कि वीणा पढ़ चुकी है, या मैंने खाना खा लिया है। तो जब अभी अभी काम पूरा हुआ हो वर्तमान में, तो वहाँ पे पूर्ण वर्तमान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है दौलत। तो दौलत जो है क्या कहेंगे आप, मेरी दौलत या मेरा दौलत? तो मेरी दौलत होती है, तो ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। दौलत खर्च हो गई, ना कि खर्च हो गया। निधि, तो निधि भी जो है निधि समाप्त हो गई, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। और कोष, तो कोष क्या होगा, खाली हो गया, ना कि खाली हो गई, कोष जो है खाली हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग। बाकी रकम भी जो है मेरी रकम, या जो है रकम खर्च हो गई, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, सॉरी ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। रकम जो है खर्च हो गई, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, कोष। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, यह है धुआं धुआं सा मुंह होना। धुआं धुआं सा मुंह होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? धक्का देना, तो धक्का देना तो होगा नहीं। लज्जित होना, धुआं धुआं सा मुंह हो जाना है माने कि लज्जित होना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शब्द उत्पन्न करना, ये तो होगा नहीं। ईर्ष्या होना, तो ईर्ष्या होना या ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, इसके लिए जो है मुहावरा क्या होता है, इसके लिए जो है मुहावरा होता है छाती पर सांप लौट जाना, छाती पर सांप लौटना। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लज्जित होना। फिर अगला क्वेश्चन है, ये है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? करता बताना है। कपड़े, तो कपड़े तो होगा नहीं, कुछ नए नहीं होगा, छोटी बच्ची भी नहीं होगा, मुझे, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। करता जो कि काम करता है, किसी भी वाक्य में जो काम करने का कार्य करता है, जो भी क्रिया हो रही होती है, तो उस क्रिया को जो करने वाला होता है वो होता है कर्ता। तो मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, खरीदने का जो काम है वो कौन करेगा? तो वो मैं करूँगा, यहाँ पे मुझे करेगा। ठीक है, मुझे करना है, तो डी ऑप्शन मुझे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? विवरण चिन्ह आपको बताना है कौन सा है। ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ये जो है पूर्ण विराम, और ये जो है विस्मय बोधक चिन्ह हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये जो है होता है विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो जब कथन को विस्तृत करना होता है तो जो है इसका प्रयोग होता है, जैसे कि कृपया निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़ें, निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़ें। तो यहाँ पे जो है कृपया निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़ें। अब आगे जो है सूचनाएं लिखी जाएंगी, तो ये जो कथन है इसको अभी और विस्तृत करना है।
ठीक है, और आगे इसके लिखना है, तो यहाँ पे ये चिन्ह लग जाएगा विवरण चिन्ह, यानी कि इसके आगे और विवरण आपको देना है। फिर जो है नीचे जो भी सूचनाएं होंगी वो आप देंगे। और इसी तरह का जो है एक चिन्ह होता है इस तरह से, जिसमें ऐसे डैश आगे नहीं लगा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह, तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? जहाँ पे कोई शीर्षक देना होता है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण आपने लिखा, तो ये उदाहरण क्या हो गया? शीर्षक या हेडिंग। तो यहाँ पे जो है ये वाला चिन्ह लगा करके जो भी उदाहरण आपको देना है वो फिर आप दे सकते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये उपविराम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? विवरण चिन्ह। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है। अलंकार में अल हो जाएगा या आ हो जाएगा या अलम हो जाएगा या कार हो जाएगा। तो दोस्तों अलंकार में होता है अलम, अलम उपसर्ग होता है। अलम और कार मिलाकर के बनता है अलंकार। तो अलंकार हो गया या अलंकृत हो गया, तो इसमें जो है अलम उपसर्ग हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रादुर्भाव में बताइए जो है कौन सा उपसर्ग है? प्रादुर्भाव, इसको जो है इसकी वर्तनी भी देख सकते हैं, ये जो है वर्तनी हो जाएगी इसकी। और बेहतर में बताइए जो है उपसर्ग क्या होगा बेहतर में। और अत्याचार में क्या होगा? अत्याचार में। तो प्रादुर्भाव में हो जाएगा प्रादुर, और बेहतर में हो जाएगा बे। और अत्याचार में जो है क्या होगा? अति, अति धन आचार होता है अत्याचार। गण संधि हो जाती है यहाँ पे, ये जो है गण संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है बताना है किस तरह का वाक्य है। वाक्य की बात करते हैं तो वाक्य जो है वाक्य रचना के आधार पर जो है वाक्य तीन तरह के होते हैं। एक हो जाएगा सरल, एक हो जाएगा मिश्रित वाक्य और एक हो जाएगा संयुक्त। लेकिन अगर अर्थ के आधार पर हम बात करते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 तरह के होते हैं। एक हो जाएगा संकेतवाचक, तो इसमें जो है संकेत दिया जाता है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जैसे कि अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, तो ये जो है संकेतवाचक में हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जो है कोई रीजन दिया जाए कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो वहाँ पे वो जो है वाक्य क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य होता है। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? तो इसमें किसी बात का या किसी कार्य का ना होना जहाँ पे पाया जाए, जैसे कि राम स्कूल नहीं जाता है या ये मेरी किताब नहीं है, ये सब जो है निषेधवाचक में हो जाएंगे। प्रश्नवाचक में कोई प्रश्न पूछा जा रहा होगा। विधानवाचक में जो है किसी बात का या किसी कार्य का होना जहाँ पे पाया जाए, जैसे कि राम स्कूल जाता है या ये मेरी किताब है, ये सब विधानवाचक में आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है संदेहवाचक, तो ऐसे वाक्य जहाँ पे कोई संदेह प्रकट किया जाएगा, जैसे कि शायद आज रिश्तेदार हैं, ये सब जो है संदेहवाचक में आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है इच्छावाचक में जो है इच्छा प्रकट की जाती है, कोई विश की जाती है, जैसे कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ये सब इच्छावाचक में हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है आज्ञावाचक, तो कोई आज्ञा इसमें जो है दी जाएगी या कोई विनती की जाएगी, अनुरोध किया जाएगा, वो सब जो है आज्ञावाचक में हो जाएंगे। जैसे कि तुम स्कूल चले जाओ या जो है कृपया मुझे अपनी पेन दे दो, ये सब आज्ञावाचक में हो जाएंगे। और एक जो है कौन सा बच गया? तो एक जो है बच जाएगा विस्मयवाचक। विस्मयवाचक इसमें जो है इसमें घृणा या हर्ष या दुख आदि का जहाँ पे भाव आता है, इसमें जो है वाक्य में आपको छी या अरे या हाय, ये सब जो है शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उसको आसानी से आप पहचान सकते हैं। जिसमें विस्मयबोधक जो शब्द है या विस्मयबोधक चिन्ह जहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वो सब विस्मयवाचक में हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है संकेतवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है हिम तरंगिणी इनमें से किसकी रचना है? तो हिम तरंगिणी की बात करते हैं, ये जो है किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है और इसको जो है पहली बार 1955 में जो है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस पुस्तक को, हिम तरंगिणी को। ठीक है, 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो है 22 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं और 2 भाषाएं और हैं, कौन सी? अंग्रेजी और राजस्थानी।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इनकी एक रचना आप याद रखेंगे, आलोक पर्व। आलोक पर्व ये जो है इनकी रचना है, और इस रचना के लिए इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो इनको जो है 1973 में। आगे की रचना आप याद रखेंगे, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, और इसको भी यही पुरस्कार मिल चुका है 1964 में। अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आंगन के पार द्वार के लिए। और सुमित्रा नंदन पंत की जो है रचना, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, और इसको भी 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो जिन पुस्तकों को पुरस्कार वगैरह मिले हैं, चाहे साहित्य अकादमी मिला हो या ज्ञानपीठ मिला हो या कोई अन्य पुरस्कार मिला हो, तो उन पुस्तकों को आप जरूर याद रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है हिमतरंगड़ी की इसकी रचना हो जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी की। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक, इसकी विभक्ति क्या होती है? अपादान की से, और ये जो है अलग या दूर होने के संबंध में, अलग या दूर होने के संबंध में जो है अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? से। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि उससे दूर हो रहे हैं या अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है अपादान कारक हो जाएगा। कर्म कारक की बात करते हैं तो इसकी विभक्ति क्या होती है? को। संप्रदान कारक की जो है के लिए या कभी कभी को जो है कब होती है? देने के संबंध में, जहाँ पे कुछ दिया जाता है किसी को और वापस नहीं लिया जाता, ठीक है, तो वहाँ पे जो है संप्रदान कारक होता है। जैसे कि राजा ने गरीब को कंबल दिए, ठीक है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा, को आया है लेकिन कंबल दिए तो राजा जो है वापस तो लेगा नहीं, इसलिए संप्रदान कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक की बात करते हैं तो अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में या पर। तो यहाँ पे जो है मेरी गोद में यहाँ पे आ गया तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो नेत्रहीन में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व या तत्पुरुष या बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। तो नेत्रहीन में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेत्रहीन का समास विग्रह क्या होता है? नेत्र से हीन। नेत्र से हीन, जहाँ पे कारक की विभक्ति आ जाए समास विग्रह करने पर, वहाँ पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। और यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा? तो जिस कारक की विभक्ति आएगी। यहाँ पे कौन से कारक की विभक्ति है? तो अपादान। अपादान, क्योंकि यहाँ पे नेत्र से हीन, से आ गया और अलग होने के संबंध में या दूर जाने के संबंध में, तो नेत्र से हीन, तो यहाँ पे से जो है नेत्र से हीन यानी नेत्र उससे दूर है, ठीक है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। बताइए जो है पॉकेट मार, पॉकेट मार, इसमें जो है कौन सा तत्पुरुष होगा? तो पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाला, तो यहाँ पे को विभक्ति आ गई तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए तुलसीकृत, तुलसीकृत, तो इसका जो है क्या होगा? तुलसी कृत का जो है समास विग्रह करेंगे तो तुलसी द्वारा कृत, तो के द्वारा या से, ये जो है किस कारक की विभक्ति होती है? करण, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाएगा। और गौशाला, गौशाला, तो ये जो है गौशाला का समास विग्रह क्या होगा? गाय के लिए शाला, गो के लिए शाला, तो यहाँ पे जो है के लिए यानी कि संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे। और गंगा जल में, गंगा जल में कौन सा हो जाएगा? गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष, का की के रा री रे, ये जब जो है संबंध कारक की विभक्तियाँ होती हैं। और इसके अलावा बताइए आप बीती, आप बीती, इसका समास विग्रह क्या होगा? आप पर बीती, तो पर जो है किसका हो जाएगा? अधिकरण कारक का, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल नेत्रहीन में तत्पुरुष हो जाएगा। और कौन सा? तो नेत्र से हीन अपादान तत्पुरुष। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? स्थावर का विलोम बताना है। जंतर, तो जंतर नहीं होगा, जंगम, स्थावर का हो जाएगा जंगम। ठिकाना या परार्थी नहीं होगा, परार्थी का विलोम क्या होगा? तो परार्थी का हो जाएगा स्वार्थी, परार्थी का विलोम होगा स्वार्थी। और इसके अलावा बताइए संकल्प का विलोम क्या होगा? संकल्प का क्या होगा? सम्मुख का क्या होगा? सम्मुख का विलोम क्या होगा? या जो है स्याह, स्याह का विलोम क्या होगा? तो संकल्प का हो जाएगा विकल्प,
संकल्प मतलब संकल्प कर लिया है कि यही करना है, और विकल्प मतलब कि विकल्प है आपके पास, या तो ये करना है या तो ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संकल्प का हो जाता है विकल्प। सम्मुख का क्या हो जाएगा? सम्मुख का जो है नेपथ्य, नेपथ्य भी होता है, और इसका सम्मुख का विमुख भी होता है, विमुख। और स्याह, स्याह मतलब होता है काला, तो स्याह का हो जाएगा सफेद। तो यहाँ से फिलहाल जंगम इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थावर का। फिर अगला क्वेश्चन है, नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये है जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, तो ये नहीं होगा। भलाई के बदले बुराई, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर आएगा। नेकी का फल बदी, इसका मतलब क्या होगा? भलाई के बदले बुराई। ठीक है, इसी तरह नेकी कर दरिया में डाल, ये जो लोकोक्ति होती है इसका मतलब क्या होता है? नेकी करके यानी अच्छाई करके भूल जाना। और इसके अलावा जो है नेकी से याद आया, नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब अच्छा काम करने में पूछने की क्या जरूरत, या उपकार करने में पूछने की क्या जरूरत। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ नेकी का फल बदी यानी कि भलाई के बदले बुराई मिलना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? देवधन ऋषि, या देवधन अर्षि, या देवधन वर्षि, या देवर्धन ऋषि। तो देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए देवधन ऋषि। और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि का नियम होता है, अगर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसका मेल मान लीजिए होता है छोटी ई या बड़ी ई से, छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो बन जाता है ए, और इसका मेल अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता है तो बन जाता है ओ, अगर इसका मेल होता है री से तो बन जाता है अर। तो यहाँ पे देव, यहाँ पे वाह में आ ऑलरेडी है, और आ का मेल हुआ री से तो बन गया अर, तो बन गया देवर्षि, देवधन ऋषि देवर्षि बन गया। ठीक है, और इसी तरह से छोटा आ का मेल मान लीजिए ई या ई से होता है तो कैसे बनेगा? तो इसका जो है एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्राधन इत, तो यहाँ प्रा में जो है ऑलरेडी आ है और इसका मेल हुआ आ ई से, आ का मेल हुआ ई से, तो क्या बनेगा? ए बनेगा, तो प्राधन इत हो जाएगा प्रेत। ठीक है, या जो है शीत, शीत धन उष्ण, तो यहाँ पे आ है और यहाँ पे ऊ, आ और ऊ, आ का मेल होगा ऊ से तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, तो यहाँ पे जो है शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? दिया गया है ऑप्शन 345, तो अनुच्छेद 345, इसमें दिए गए हैं राज्यों की भाषाएं, राज्यों की राजभाषाएं। और 344 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। तो इसमें जो है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की जो समितियां होती हैं, संसद की जो समितियां होती हैं किसके संबंध में? तो राजभाषा के संबंध में, राजभाषा के संबंध में। तो वो जो है मिलता है आपको अनुच्छेद 344 में। 343 की बात करते हैं तो 343 में क्या दिया गया है? तो इसमें जो है भारत की यानी हमारे देश की जो है राजभाषा हिंदी है, तो हिंदी राजभाषा है, इसका जो है उल्लेख मिलता है किस अनुच्छेद में? तो 343 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 351, जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार का दायित्व है कि हिंदी का विकास करना। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है अनुच्छेद 351। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाकू में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आकू या कू या लड़ या लड़ाकू? तो लड़ाकू, इसमें जो है मूल शब्द क्या हो जाएगा? लड़, और इसमें जो है आकू लगाते हैं तो बन जाता है लड़ाकू। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? आकू, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है पढ़ाकू, पढ़ में आकू लगाते हैं तो बन जाता है पढ़ाकू, उड़ में जो है आकू लगाते हैं तो बन जाता है उड़ाकू। ठीक है, तो ये जो है आकू प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? तो कितना अकेला आकाश, ये जो है किस विधा की रचना है? उपन्यास है, या आत्मकथा है, या रेखा चित्र है,
या यात्रा वृत्त। तो दोस्तों ये जो है हो जाएगा यात्रा वृत्त, यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत। और ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो नरेश मेहता, यात्रा वृत्तांत जो कि नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया है। कितना अकेला आकाश। और ये जो है पहला यात्रा वृत्तांत है जिसको कौन सा पुरस्कार मिला था, इसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला यात्रा वृत्तांत कौन सा हो जाएगा, कितना अकेला आकाश। ठीक है, नरेश मेहता जी को ये अवार्ड मिला था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है ये जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। अमर, तो अमर मतलब जो कभी मरे ना। जीवट मतलब क्या होता है, जीवट मतलब साहस या हिम्मत। यौवन मतलब युवा होने वाली जो अवस्था होती है वो हो जाएगा। अजर, अजर जो है इसका राइट आंसर है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए जो है एक शब्द क्या हो जाएगा, अजर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निर्देशक चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये तो हो जाएगा अर्धविराम, अर्धविराम हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक हो जाएगा। और ये जो है क्या हो जाएगा, उपविराम, उपविराम हो जाएगा। और निर्देशक चिन्ह यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो डैश होता है ये होता है निर्देशक चिन्ह। इसको जो है निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं, सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं, इसको सामासिक चिन्ह भी इसको बोला जाता है, या इसको योजक चिन्ह, योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह भी इसको बोलते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो किसी के कथन या विचारों को दर्शाने के लिए, जैसे गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा अहिंसा मत करो, अहिंसा मत करो। तो किसी के कथन या विचारों को दर्शाने के लिए जो है ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या जो है किसी की रचना लिखने के लिए, मान लीजिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना लिखनी है कामायनी, तो इस तरह से लिख देते हैं दर्शाने के लिए। इसके अलावा भी विलोम शब्द वगैरह लिखने के लिए, तत्व तत्सम वगैरह लिखने के लिए, या जो है सामासिक पद में भी लिखा जाता है, जैसे द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है माता पिता, तो इसमें भी योजक चिन्ह लग जाता है। ठीक है, ये जो है योजक चिन्ह हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसको सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि समास में इसका प्रयोग होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिया गया है परिग्रहित का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो परिग्रहित ये जो है वर्तनी में भी पूछा जाता है, परिग्रहित ये जो है इसकी सही वर्तनी है। ठीक है, तो परिग्रहित का विलोम क्या होगा, अपरिग्रह, अपरिग्रह जो है इसका विलोम होता है परिग्रह। परित्यक्त यहाँ पे राइट आंसर होगा, परिग्रहित का हो जाएगा परित्यक्त। भौतिक का विलोम क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक हो जाएगा। और भंजक, भंजक मतलब क्या होता है, तोड़ने वाला, इसका हो जाएगा योजक मतलब जोड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है परिग्रहित का क्या हो जाएगा, परित्यक्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनोदशा का सही संधि विच्छेद है मनोधन दशा या मनःधन दशा या मन धन दशा या मनुधन दशा। तो मनोदशा का संधि विच्छेद हो जाएगा मनःधन दशा, और इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, विसर्ग संधि हो जाएगी। और इसमें रूल कौन सा लग रहा है, तो विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले अगर छोटा आ जाए, आ जाए, और बाद में क्या आ जाए, तो बाद में जो है छोटा आ जाए, या इसके अलावा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या इसके अलावा जो है या रा या ला या वा या हा, इनमें से कोई वर्ण आ जाए, तो विसर्ग जो है बदल जाता है, किसमें, ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मनोदशा में जो है मना, तो विसर्ग के पहले क्या आ गया, आ, क्योंकि ना में जो है ऑलरेडी आ है, और बाद में क्या आ गया, दा, जो कि जो है ता था दा, ये ता वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा में से कोई भी व्यंजन आ जाए तो जो है ये रूल लागू हो जाएगा। तो मना दशा का क्या हो जाता है, मनोदशा। इसी तरह से जो है तपाह बल, तपाह धन बल क्या हो जाता है, तपोबल हो जाता है। विसर्ग के पहले क्या है, आ है, और विसर्ग के बाद क्या है, बा, जो कि पा फा बा, तीसरा ये भी हो जाता है पावर का। और पुराधन हित, पुराधन हित बन जाता है पुरोहित, पुरोहित। यहाँ पे जो है विसर्ग के बाद क्या हो गया, हा, तो विसर्ग के बाद या अलावा हा में से कोई भी आ जाए, और विसर्ग के पहले तो आ ही है, तो यहाँ पे जो है पुरोहित हो जाता है। इसी तरह जो है मना नयन, मनाधन नयन
हो जाता है मनोनयन, मनोनयन। और मना वेग, मना धन वेग, क्या बन जाएगा? मनोवेग। तो ये सब जो है इसी नियम पर है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? मना धन दशा मनोदशा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, ये जो है क्रिया विशेषण किसी क्रिया की भी विशेषता बतलाते हैं या विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, या कभी कभी खुद जो है क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। तो इन तीनों की विशेषता जो बतलाएंगे वो होंगे क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक जो है कालवाचक होते हैं, जिसमें काल का बोध हो रहा होता है। रीतिवाचक, तो रीतिवाचक में जो है तरीका, मतलब कैसे काम किया जा रहा है, जैसे कि वो धीरे धीरे चलता है, तो चलता है क्या है? क्रिया, और उसकी विशेषता बतला रहा है धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। या जो है सावधानी से या आराम से, या मत नहीं, मत या नहीं जो हम प्रयोग करते हैं, वहाँ मत जाओ, या ये काम नहीं करो, तो ये सब भी जो है रीतिवाचक में आते हैं। कालवाचक में जो समय का बोध कराते हैं, जैसे कि कब, या जो है कल, या आज, या सुबह शाम, कभी कभी, दिन भर, या कभी कभी, ये सब जो है आ जाते हैं कालवाचक में। स्थानवाचक में जो स्थान का बोध कराते हैं, जैसे कि यहाँ या वहाँ, यहाँ वहाँ, इधर उधर, दाएं बाएं, या जो है इसके अलावा ऊपर नीचे, ये सब जो है आ जाएंगे स्थानवाचक में। परिमाणवाचक में जो परिमाण का बोध कराते हैं, जैसे कि अंशतः हो गया, मैं आपके विचारों से अंशतः मतलब मात्रा का बोध कराते हैं। कितना सहमत हूँ? अंशतः मतलब थोड़ा सा, तो परिमाणवाचक में आ जाएंगे, अंशतः आ जाएंगे, या जो है बहुत, या थोड़ा, थोड़ा सा, या थोड़ा, ये सब किस में आ जाएंगे? परिमाणवाचक में। तो मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, तो ये जो है परिमाणवाचक में हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिया है बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो अब धीरे धीरे, ये जो है किस तरह का क्रिया विशेषण हो जाएगा? रीतिवाचक, या परिमाणवाचक, या कालवाचक, या स्थानवाचक। तो धीरे धीरे, या आराम से, सावधानी से, ये सब जो है किस में आते हैं? रीतिवाचक में। ऑप्शन ए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दिए गए है अमृत और विष। तो अमृत और विष इसी के लिए जो है इनको 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, अमृत और विष के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है साहित्य अकादमी के बारे में बात किया था, सबसे पहले ये जो है किसको मिला था? तो सबसे पहले जो है 1955 में मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, तो ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी को किसके लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में, जो कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं होती हैं, और 2 कौन सी होती हैं? राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अमृत और विष इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण में उपसर्ग आपको बताना है, परि या पा या पूर्ण या पर। तो उपसर्ग जो है पहले लगते हैं, और परि जो है इसमें उपसर्ग है, पूर्ण में परि लगाते हैं, बन जाता है परिपूर्ण। इसके अलावा जो है परि से बनने वाले कौन कौन से शब्द हो जाएंगे परि उपसर्ग जिसमें प्रयोग होता है? तो परिधि हो जाएगा, परिक्रमा हो जाएगा, यह जो है परिणाम हो जाएगा, परिणाम, या परिशीलन। तो ये जो है कुछ हो जाएंगे परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो यहाँ पे श्रृंगार का आपको तद्भव बताना है। सबसे पहले ही बताइए, ये जो श्रृंगार लिखा है क्या ये सही लिखा हुआ है? तो दोस्तों श्रृंगार की ये जो वर्तनी है यहाँ पे सही नहीं है। श्रृंगार की सही वर्तनी इस तरह से होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक रा लगा हुआ है और फिर नीचे ये वाला भी री वाला रा लगा देंगे, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आधा सा हो गया और फिर ये जो नीचे री वाला रा लगाते हैं, तो ये होता है श्रृंगार, ये सही वर्तनी है। और इस तरह से इसमें जो है लिख नहीं पाता है, ये फॉन्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता है, मतलब इस तरह से लिखने का कोई तरीका नहीं है। फिलहाल मेरे पास तो मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि इस तरह से लिख सकूँ, तो इसलिए हम जो है मजबूरी में ये वाला लिखना पड़ता है, और ये जो है सही वर्तनी है।
तो इसका जो है तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा, ये श्रृंगार हो जाएगा या श्रृंगार ये वाला, या सिंघाड़ा, या ये वाला श्रृंगार होगा। तो श्रृंगार का हो जाता है ये वाला, श्रृंगार का ये श्रृंगार होगा तद्भव। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए जो है भूसा, भूसा का तत्सम आपको बताना है, माखन का तत्सम बताना है। माखन का तत्सम क्या होगा, मिठाई का क्या होगा, मिठाई का क्या होगा, मिट्टी का बताइए, मिट्टी। और इसके अलावा जो है मूछ। तो यहाँ पे जो है भूसा, भूसा की बात करते हैं तो इसका जो है हो जाएगा भूस। और माखन का होता है मृक्षण, मृक्षण जो है इसका तत्सम हो जाएगा। मिठाई का क्या होगा, तो मिठाई का हो जाएगा मिष्टी, मिष्टी। और मिट्टी का क्या होगा, तो मिट्टी का होगा मृतिका, मृतिका हो जाएगा मिट्टी का। और मूछ का क्या हो जाएगा, तो मूछ का जो है हो जाएगा, ये जो है मूछ का हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, स्मश्रु, स्मश्रु इसको जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल है, स्मश्रु। तो मूछ का ये हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे श्रृंगार का पूछा गया था, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट। फिर अगला है, अब निष्फल का संधि विच्छेद क्या है बताना है। निष्फल, निस धन फल नहीं होगा, नी धन फल नहीं होगा, निह धन फल। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, निह धन फल। और यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है, तो दोस्तों अगर विसर्ग के पहले यदि छोटी ई हो या जो है छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद में यदि का या खा हो, या इसके अलावा पा या फा हो, तो विसर्ग जो है बदल जाता है किसमें, तो विसर्ग जो है मूर्धन्य सा हलंत के साथ, यानी आधा सा में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है निधन फल, तो विसर्ग जो है बदल जाएगा आधा सा में, और फल हो गया निष्फल। इसी तरह से जो है हो जाएगा निह धन कपट। तो यहाँ पे विसर्ग के पहले जो है ई है और बाद में क्या है का, तो का खा पाफा में से कुछ भी हो तो यही रूल लग जाएगा, क्या हो जाएगा निष्कपट, निष्कपट। और इसी तरह से दोह धन फल। अब यहाँ पे विसर्ग के पहले क्या है छोटा ऊ और बाद में फा है, तो दुष्फल हो जाएगा, दुष्फल हो जाएगा। इसी तरह से दो धन कर्म हो जाता है, दो धन कर्म क्या हो जाएगा दुष्कर्म हो जाएगा। या जो है बही धन कार, बही धन कार, तो क्या बन जाता है बही धन कार बहिष्कार, बहिष्कार। ठीक है, तो यहाँ पे जो है निधन फल क्या हो जाता है निष्फल। फिर अगला क्वेश्चन है, अब आपको मक्खी का तत्सम रूप बताना है। मक्खी का तत्सम क्या हो जाएगा, मक्षिका या मच्छिका या मच्छी या माछी। तो मक्खी का तत्सम होता है मक्षिका, ऑप्शन ए यहाँ पे मक्षिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बताइए बनिया, बनिया का क्या होगा तत्सम। भरोसा का बताइए क्या होगा, भरोसा का तत्सम। और पैर का क्या होगा पलड़ा, पलड़ा का क्या होगा वत्स, सॉरी बछड़ा का आपको बताना है, मैंने तो इसका आंसर बता ही दिया। बछड़ा का क्या होगा, तो बनिया का होता है वणिक। और भरोसा का होता है वरासा, वरासा हो जाएगा। पैर का होता है पदिर। और पलड़ा, पलड़ा का होता है पटल। और बछड़ा का हो जाएगा वत्स। और वत्स जो है बच्चे का भी होता है बच्चा, तो वत्स किसका होता है बच्चा का, बच्चा का और बछड़ा दोनों का होता है। तो फिलहाल यहाँ मक्खी का हो गया मक्षिका। फिर अगला है प्रेम सागर में कौन सा समास है। प्रेम सागर, इसका समास विग्रह क्या होगा प्रेम का सागर, प्रेम का सागर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तो समास हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कारक की विभक्ति आ रही है तो इसलिए तत्पुरुष हो जाएगा ऑप्शन बी। और कौन सा तत्पुरुष होगा, तो का जो है कौन से कारक की विभक्ति होती है संबंध कारक के, का की के रा री रे ना नी ने, ये सब जो है संबंध कारक की होती है। तो संबंध, संबंध तत्पुरुष यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है।
बेमेल संबंध या अच्छी दोस्ती या खतरनाक या तमाशा का खेल। तो ऊँट के गले में बिल्ली बांधना, गले में बिल्ली बांधना यानी कि जो है ऊँट की बिल्ली से शादी करा देना। तो ये जो संबंध होगा ऊँट और बिल्ली का, ये जो है क्या होगा, बेमेल संबंध होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऊँट के गले में बिल्ली बांधना यानी कि बेमेल संबंध। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, क्या आप अखबार पढ़ते हैं? ये किस प्रकार का वाक्य है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, विधानवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या आप अखबार पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिया गया है जहां जाना संभव ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जहां जाना संभव ना हो, अगम। तो अगम इसका राइट आंसर रहेगा, जहां जाना संभव ही ना हो उसको क्या क्या कहेंगे, अगम। जहां जाना मुश्किल हो उसको बोलेंगे दुर्गम। दुर्गम यानी कि जहां जाना मुश्किल हो। सुगम में मतलब या सुगम या सुगम्य, इसका मतलब जहां जाना आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अजय दिया गया है, अजय मतलब जिसको जीता ना जा सके। तो फिलहाल यहाँ पे अगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दिया गया है देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, देश भर। ठीक है, तो देश भर जो है ये ऋतुवाचक हो जाएगा, नहीं होगा। परिमाणवाचक भी नहीं होगा, कालवाचक भी नहीं होगा। यहाँ पे स्थान का बोध हो रहा है, देश भर में यानी कि पूरे देश में। तो देश भर में जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती पुरस्कार मिला? तो भारत भारती सम्मान ये जो है हिंदी के पहले किस रचनाकार को मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अज्ञेय नहीं होगा, रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं होगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को जो है 1982 में मिला था भारत भारती सम्मान। ठीक है, 1982 में इनको मिला था। और इनकी एक किताब है यामा, यामा जो है महादेवी वर्मा की ही बुक है। और इसके लिए इनको क्या मिला था? तो इसके लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके लिए मिला था। और एक जो है किताब है भारत भारती, भारत भारती एक बुक है, इसके लेखक बताइए कौन है? भारत भारती। तो भारत भारती जो पुस्तक है इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर होगा। 1982 में इनको मिला था भारत भारती सम्मान। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बदन नहीं होगा, बद ये वाला बद नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बद। ठीक है, और बद उपसर्ग से बनने वाले जो है और शब्द क्या हो सकते हैं? बदबू हो जाएगा, इसके अलावा बदमाश, बदमाश या बदतमीज, बदतमीज हो जाएगा, बदकिस्मत, बदकिस्मत, बदचलन। तो ये सब जो है हो जाएंगे बद से बनने वाले शब्द। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, ये गए प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं, इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? संबंध कारक नहीं होगा, प्यारे देशवासियों में बताना है तो संबंध कारक तो नहीं होगा, यहाँ पे अधिकरण कारक भी नहीं होगा, कर्म कारक भी नहीं होगा, संबोधन, क्योंकि यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है प्यारे देशवासियों। तो संबोधन चिन्ह आपको जहाँ पे देखने को मिल जाए, या जो है जहाँ पे हे या जो है हो या अरे या अजी, ये सब जो शब्द हैं संबोधन वाले जो शब्द होते हैं, ये सब शब्द आपको जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे संबोधन कारक होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगला और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऐसा व्यंजन आपको ऑप्शन से बताना है जो कंठ भी हो, महाप्राण भी हो, घोष भी हो। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कंठ की, तो कंठ में जो है का वर्ग के, कंठ में जो है का वर्ग के सारे व्यंजन आ जाते हैं। और इसके अलावा विसर्ग, विसर्ग आ जाता है। विसर्ग कौन है? तो एक ही विसर्ग होता है आह। और इसके अलावा जो है दोनों आ जाएंगे, छोटा आ और बड़ा आ और हा। तो ये जो है कंठ हो जाते हैं। का वर्ग के पांचों व्यंजन का खा गा घा अंगा, और विसर्ग जो है आह और दोनों आ और हा। इसको आसानी से याद रख सकते हैं, का से कन्या याद रखेंगे, और कन्या का क्या होगा? विवाह होगा, विवाह नहीं विवाह कहेंगे। ठीक है, तो विसर्ग हो जाएगा वी से विसर्ग, और आ से जो है आ से हो गया दोनों आ, और हा से हा हो जाएगा। तो कन्या का
व्याह आप याद रखेंगे, का से कन्या और कन्या का क्या व्याह। ठीक है, तो कंठ हो गया, तो इसमें जो है का, खा और अंगा, ये तीनों तो का वर्ग के हैं, और हा भी कंठ होता है, तो कंठ तो ये चारों हैं। महाप्राण की बात करते हैं, महाप्राण कौन सा है, तो महाप्राण आपको पता है जो सम संख्या पे होते हैं, दूसरे और चौथे नंबर पे, वो होते हैं महाप्राण। और इसके अलावा जो है सारे ऊष्म व्यंजन, सारे ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो गए, तो तीनों सा हो गए, तीनों सा हो जाएंगे, और हा हो जाएगा, और एक जो है उत्क्षिप्त व्यंजन, एक जो है उत्क्षिप्त व्यंजन और हा, तो ये जो है महाप्राण में हो जाते हैं। ठीक है, और अल्पप्राण में, अल्पप्राण में जो है जो विषम संख्या पे होते हैं, पहले और तीसरे और पांचवें नंबर पे। इसके अलावा सारे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो या और रा और ला और वा, ये जो है अंतस्थ व्यंजन चारों हो गए। और इसके अलावा एक जो है उत्क्षिप्त, एक जो है उत्क्षिप्त जो बच गया वो है रा, तो ये जो है अल्पप्राण में आते हैं। और इसके अलावा घोष भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा घोष है इसमें, तो अघोष की बात करते हैं, तो अघोष जो है पहले और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो अघोष होते हैं, और घोष जो है ये तीसरे और चौथे और पांचवें नंबर पे जो होते हैं वो घोष होते हैं। इसके अलावा अघोष कौन से होते हैं, तो इसके अलावा जो है तीनों सा होते हैं अघोष, तीनों सा, तीनों सा भी अघोष होते हैं। और इसके अलावा जो है एक आगत व्यंजन है फा, ये भी अघोष होता है। और घोष की बात करते हैं तो ये तीसरे चौथे और पांचवें वाले हो गए। इसके अलावा जो है सारे स्वर भी आते हैं घोष में, सभी स्वर। और इसके अलावा हा, हा आता है घोष में। और इसके अलावा सारे अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन भी जो है घोष में आते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन जो दोनों हैं रा और ढा, ये भी जो है घोष में आते हैं। और एक जो है आगत व्यंजन जा, इसको जा पढ़ते हैं, तो आगत व्यंजन जा ये भी घोष में आता है। तो फिलहाल यहाँ पे महाप्राण अब आपको देखना है, क्योंकि कंठ तो ये चारों हैं। महाप्राण में जो है दूसरे और चौथे नंबर वाले लेते हैं, तो खा जो है दूसरे नंबर पे है, तो ये महाप्राण हो जाएगा। का ये पहले नंबर पे होता है, तो ये महाप्राण तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। और अंगा ये पांचवें नंबर पे होता है, तो ये भी नहीं होगा। और हा, हा जो है ये महाप्राण भी है, कंठ भी है, तो ये अभी ऑप्शन में, अभी मतलब लाइन में है। और इसके अलावा जो है आपको घोष देखना है, घोष जो है तीसरे चौथे और पांचवें नंबर वाले होते हैं। तो खा जो है ये तो दूसरे नंबर पे है, तो ये तो अघोष हो जाएगा। और आपको घोष बताना था, तो ये भी ऑप्शन गया, तो यानी कि हा जो है इसका राइट आंसर होगा। और हा जो है घोष में होता भी है, घोष में आप देखेंगे यहाँ पे हा। ठीक है, तो हा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।